राहु, केतु, मंगल, सूर्य। और सिर्फ मेलेफिक्स का ही एस्पेक्ट है, दृष्टि भी अगर डाल रहे हैं तो कि ऐसे इंसान की इच्छा खत्म हो जाती है मैरिज की, वो करना नहीं चाहता। किसी का अगर पूर्णिमा का बर्थ होता है, मून और सन सामने आमने सामने होते हैं अपोजिट हाउसेस में, तो ऐसे इंसान की भी अपने पार्टनर से ना, बहुत ही ऐसा इंसान जिसको ज्योतिष का ज्ञान नहीं है और वो इस सब्जेक्ट की अगर निंदा करता है, तो उसमें तो बहुत एक्सट्रीम वर्ड्स लिखे हुए हैं कि वो आगे आने वाले जन्मों में अंधा भी पैदा हो सकता है। जेमिनाई, वर्गो, सैजिटेरियस और पाइसिस, अगर वो ड्यूअल साइन में बैठा है तो वो मल्टीपल मैरिज का योग बना रहा है वहां पे। शादी के बाद कपल्स जो होते हैं अक्सर एक दूसरे से बोर हो जाते हैं, उसमें वो स्पार्क जो होता है खत्म हो जाता है। ऐसे क्यों होता है? शादी से पहले बहुत प्यार प्रेम था आपस में, रिलेशनशिप इनका अच्छा चला, लेकिन शादी होते ही लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए, क्योंकि जो कनेक्शन D1 में था वो D9 में जाके गायब हो चुका है या फिर रिफ्लेक्ट हो गया है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या ट्रस्ट इश्यूज इसकी वजह से बिगड़ जाते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी में कैसे पता चलता है? फोर्थ हाउस से बन जाता है तो भी अफेयर के चांसेस बनते, 11th हाउस वृद्धि कर रहा है तो आपके तो अफेयर के चांसेस बनते हैं। कभी कभी शादी के बाद प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, जैसे कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स या फाइट। कुंडली में किस तरह की संकेत मिलते हैं? क्लोज फैमिली की वजह से भी प्रॉब्लम आ जाती है। मैं अगर मून होता है ना 7th हाउस में, तो मैरिज में मदर की वजह से प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। क्या ये चीजें के लिए रेमेडीज होती है? रेमेडी इतना काम नहीं करती और ना इन चीजों से एक्चुअली वैसे बचा जा सकता है। इनर हैबिट पे हमारे नए गेस्ट को वेलकम कीजिए। उनका नाम है अंजलि विद्या मलिक। वो एक साइंस ग्रेजुएट है और उसने एमए भी किया है ज्योतिष में। आज हम बात करें मैरिज की एस्ट्रोलॉजी के बारे में। यहाँ हम जानेंगे कि कौन से प्लैनेट्स कहाँ पे मैरिज को इम्पैक्ट करता है। जुड़े रहिए हमारे साथ ये पॉडकास्ट में अंजलि जी के साथ। वेलकम टू इनर हैबिट अंजलि जी। नमस्ते अंजलि जी, कैसे आप? नमस्कार, मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस पॉडकास्ट क्योंकि हम मैरिज के बारे में बात करने वाले हैं। समटाइम्स रिलेशनशिप्स इतनी अच्छी नहीं होती है और उसमें समटाइम्स ऐसे होता है कि दोनों हस्बैंड वाइफ सॉर्ट ऑफ डिटैच हो जाते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा बात करने वाले हैं और हाउ एस्ट्रोलॉजी फिट्स इन ऑल दिस। तो फर्स्टली वेलकम। थैंक यू सो मच। अंजलि जी, मेरा पहला सवाल जो है, सोचिए कोई इंसान शादी के बारे में बहुत क्यूरियस है और जानना चाहता है कि आपने मैरिज एस्ट्रोलॉजी में आप अपना सफर जो है कैसे शुरू किया, आप इस जर्नी को कैसे डिस्क्राइब करेंगे लोगों को? You want to know about my journey? Okay. सो बेसिकली एस्ट्रोलॉजी में जिसकी भी जर्नी स्टार्ट होती है वो एक क्यूरियोसिटी के साथ होती है। तो आई वॉज सेम एज एनीबडी एल्स, तो मेरे अंदर भी क्यूरियोसिटी थी टू नो अबाउट फ्यूचर एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। तो इस वजह से लाइक आप विश्वास नहीं करोगे, बहुत सारे जो एस्ट्रोलॉजी के एप्स है ना, मैंने यहाँ पे बहुत पैसे खर्चे हैं टू गेट द कंसल्टेशंस। और उससे पहले जब एप्स नहीं थी, आई यूज टू विजिट एस्ट्रोलॉजर्स पर्सनली टू नो अबाउट माई फ्यूचर। बट वो किस्मत कह लो या कुछ कह लो, कभी सही गाइडेंस मिली नहीं। ऐसा नहीं कह रही मैं अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स नहीं है बट शायद मेरी किस्मत में उनका एक्सेस नहीं था, तो कहीं से सही गाइडेंस मिली नहीं। तो उसकी वजह से फिर मन में आया कि कहीं सही से गाइडेंस मिल नहीं रही है तो क्यों ना खुद ही सीख लिया जाए। और फिर जब खुद सीखना शुरू करा तो ज्योतिष का तो कोई अंत है ही नहीं है, तो बहुत गहरा और बहुत बड़ा सागर है, इट नेवर एंड्स। तो जितना ज्यादा सीखते हैं उतना सीखने का मन करता है। एंड मैरिज और उसके साथ चिल्ड्रन, ये अपने आप में एक बहुत वास्ट और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बट कुछ लोग ये भी कहते हैं आजकल कि मतलब ज्योतिष का मजाक बना रखा है, लोग सिर्फ शादी और पैसे के लिए ही आते हैं पूछने के लिए। बट मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलत है, बिकॉज मैरिज एंड मनी आजकल के टाइम पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें एक्चुअली में है। तो उसमें कुछ गलत नहीं है ये चीजें पूछना, इसके बारे में जानना। क्योंकि आप अपने पेरेंट्स के पास 20 25 30 साल तक रहोगे, उसके बाद आपको जो अपनी बाकी की लाइफ स्पेंड करनी है वो अपने पार्टनर के साथ करनी है।
सो इट इज़ वेरी नेसेसरी, यू शुड नो कि आपको कैसा एनवायरनमेंट मिलेगा, कैसा पार्टनर मिलेगा, और कैसे उस मैरिज का जो इंस्टीट्यूशन है उसको कैसे मैनेज करना है, इस रिश्ते को। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसल्ट एन एस्ट्रोलॉजर बिफोर मैरिज। देखो, होता तो ऐसे है कि जो भाग्य में पार्टनर आपको वैसा ही मिलेगा, लेकिन कुछ डूज एंड डोंट्स आपको पता लग जाते हैं, आपको पता लग जाता है कि आगे आने वाले फ्यूचर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो आप थोड़ा ना उसके लिए सबकॉन्शियसली आप अलर्ट रहते हो कि ऐसी सिचुएशंस आ सकती है, तो मुझे कैसे इससे निकलना है। तो जो बुरा टाइम है, बुरी सिचुएशंस है, उससे आपके ऊपर हावी नहीं हो पाती। सो एस्ट्रोलॉजी इज अ वेरी पावरफुल टूल टू नेविगेट थ्रू द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। अच्छा, आपने पहले ये बोला कि आप एस्ट्रोलॉजर को मिलने गए थे और आपको सही गाइडेंस नहीं मिला, तो डिडंट दैट पुट यू ऑफ? नॉट एक्चुअली, बिकॉज मुझे अगर सही गाइडेंस नहीं मिली तो मेरे मन में कभी ये थॉट नहीं आया। बहुत लोगों के मन में आ सकते हैं कि शायद ये सूडो साइंस है, करेक्ट नहीं है, फेक है, बहुत लोगों के मन में आता है। बट आई वुड से कि वो तो मतलब सिक्स्थ सेंस है या भगवान का भेजा हुआ मैसेज है। मेरे मन में कभी ऐसा नहीं आया। मैंने सोचा कि जब तक मेरे नेचर बाय नेचर ऐसा है कि मैं जब तक कोई चीज़ खुद ट्राई नहीं करती, मैं कभी उस कंक्लूजन पे आती नहीं हूँ कि ये चीज़ ठीक है या गलत है। और ये बीपीएचएस में बृहत पराशर होरा शास्त्र में ये लिखा भी हुआ है। पराशर जी ने बोला है कि ऐसा इंसान जिसको ज्योतिष का ज्ञान नहीं है और वो इस सब्जेक्ट की अगर निंदा करता है, तो उसमें तो बहुत एक्सट्रीम वर्ड्स लिखे हुए हैं कि वो आगे आने वाले जन्मों में अंधा भी पैदा हो सकता है। तो ये चीज वैसे ठीक, आई वोंट से कि सच है या क्या है, बट ये चीज जस्टिफाइड भी है कि अगर आपको किसी चीज की प्रॉपर नॉलेज नहीं है और आप कुछ गलत लोगों से मिल गए उस प्रोफेशन से, तो इस कंक्लूजन पे नहीं आना चाहिए कि ये जो सब्जेक्ट है वही गलत है, विच इज रियली रॉन्ग। इस कंक्लूजन पे नहीं आना चाहिए। आप पहले खुद ट्राई करो। हाँ, बात सही कही आपने। अच्छा, आपने बोला जो बंदा नेक्स्ट लाइफ में आएगा वो शायद अंधा होगा, दैट्स व्हाट यू सेड, राइट? तो जो ज्योतिष है, शायद वो इतना एजुकेटेड ना हो और सही दिशा ना दे सके, उसका व्हाट इज द नॉट द या व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस, उसके लिए क्या लिखा है दूसरे जन्म में? अच्छा, एस्ट्रोलॉजर के लिए क्या कंसिक्वेंस है? हाँ। ओके। देखो, ज्योतिष में भी ऐसा है, बाकी सारे प्रोफेशंस की तरह कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ बुरे लोग भी हैं, और ये ना मेनली इंडिविजुअल की कुंडली पे डिपेंड करता है। अगर आप अपनी कुंडली का 9th हाउस देखेंगे ना, अगर आपका 9th हाउस और 9th लॉर्ड स्ट्रांग है, तो आपको लाइफ में सही गाइडेंस मिल जाएगी। और वो केस एक एस्ट्रोलॉजर को फाइंड करने में भी हेल्पफुल होता है कि अगर आपका 9th हाउस एफ्लिक्टेड है और आपकी दशा भी खराब चल रही है, आपको एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आपकी दशा अच्छी है ही नहीं, आपको प्रॉब्लम्स के थ्रू गुजरना पड़ेगा। तो ऐसा होता है। और कई बार होता है कि 9th हाउस अच्छा, दशा ठीक नहीं है आपकी, तो दशा फेवरेबल नहीं है, दशा चाहती ही नहीं है कि आपको गाइडेंस मिले, आप गलतियां करके सीखो। तो तब भी आपको सही एस्ट्रोलॉजर नहीं मिल पाता है। और एस्ट्रोलॉजर के लिए क्या पनिशमेंट है, ऐसा मतलब ऑब्वियसली कहीं पे लिखा होगा, सूत्र भी लिखे हुए हैं एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर की क्या क्वालिटीज होती है, बट पनिशमेंट प्रिसाइजली मुझे नहीं पता है। बट डेफिनेटली वो भी होती है, क्योंकि ज्योतिष एक श्रापित विद्या है। और माता पार्वती ने खुद श्राप दिया हुआ है कि एक एस्ट्रोलॉजर की प्रिडिक्शन जो है, आई डोंट नो एग्जैक्ट परसेंटेज, बट बोलते हैं कुछ कि 60-70% से ज्यादा आपकी प्रिडिक्शन एक्यूरेट हो नहीं सकती। ये ज्योतिष को श्राप मिला हुआ है माता पार्वती से। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे ये बात नहीं पता थी। तो आपने मुझे कुछ नया सिखाया एक्चुअली, और बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने कभी ये माता पार्वती की कहानी कभी सुनी नहीं है, तो मैं उस पे आई विल डू सम रिसर्च, कीजिए, मुझे मुझे इंटरेस्ट है इसमें। या यू शुड, इजीली अवेलेबल है, वो मिल जाएगी। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, अक्सर हम देखते हैं कि कुछ शादियां जो होती है बहुत लंबी और सक्सेसफुल भी होती है। एस्ट्रोलॉजी के नजरिए से ऐसी शादियों के पीछे कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट माने जाते हैं? ओके। तो हम एक अच्छी लंबी सक्सेसफुल मैरिज के बारे में डिस्कस करें, बट बिफोर दैट एक टॉपिक मैं खुद अपनी तरफ से बताना चाहती हूँ कि पहले ये देख लेते हैं कि मैरिज होगी भी कि नहीं होगी, और इंसान की इच्छा है भी कि नहीं। ये चीज भी देख सकते हैं कुंडली से। अब देखिए, मैरिज को देखने का ना तरीका होता है एक।
एक तो हमारा जो D1 चार्ट होता है वो तो प्राइमरी है ही। उसके अलावा हम कोई भी प्रिडिक्शन करते हैं, स्पेशली मैरिज को लेकर, मैरिज की बात करें तो हम D1 चार्ट देखेंगे एक तो। फिर हम मून को लग्न बना के फिर उसको एज असेंडेंट कंसीडर करेंगे और फिर पूरा चार्ट स्टडी करेंगे। मैरिज का कारक वीनस होता है, फिर वीनस को लगन बनाएंगे, फिर हम वहां से चार्ट को स्टडी करेंगे और फिर D9 तो है ही। तो एटलीस्ट हम 4 चार्ट्स को स्टडी करके फिर कंक्लूजन पे आते हैं मैरिज के लिए। तो वो जो है ना वो एक लेंदी प्रोसेस हो जाता है। जैसे मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं ना, एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, एक शॉर्ट प्रोसेस होता है। तो आज हम जो भी सूत्र डिस्कस करेंगे मैरिज से रिलेटेड, तो मैं कोशिश करूंगी कि वो शॉर्ट ही रहे और ऑडियंस के लिए भी इजी रहेगा अंडरस्टैंड करना। अदरवाइज हम जो करते हैं वो तो 4 चार्ट को लेके बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो मैरिज की ना इच्छा जो होती है वो D9 चार्ट, जो नवांश चार्ट होता है हमारा, उसके लग्न से हम लोग देखते हैं। और ये जो रिसर्च है ये VP गोयल साहब जी की है। तो वो बोलते हैं कि फर्स्ट हाउस जो है D9 चार्ट का, वो आपकी इच्छा दिखाता है मैरिज की। अगर उस फर्स्ट हाउस पे मेलेफिक इन्फ्लुएंस ज्यादा है, मेलेफिक वहां बैठ भी सकता है। मेलेफिक कौन से हो गए? शनि, राहु, केतु, मंगल, सूर्य। अगर वहां बैठे हैं और सिर्फ मेलेफिक्स का ही एस्पेक्ट है, दृष्टि भी अगर डाल रहे हैं, तो बोलते हैं कि ऐसे इंसान की इच्छा खत्म हो जाती है मैरिज की, वो करना नहीं चाहता। और जब शनि और केतु आके बैठ जाए फर्स्ट हाउस में, तो ऐसे इंसान की इच्छा ही नहीं होती है मैरिज की। तो ये तो बात हो गई इच्छा की। और इसी के अपोजिट अगर बेनिफिक्स बैठे हैं या बेनिफिक्स देख रहे हैं, तो इंसान की बहुत प्रबल इच्छा होती है शादी करने की। अब मिक्स रिजल्ट भी हो सकता है कि मेलेफिक बैठा है, बेनिफिक देख रहा है, या आप समझ रहे हैं। तो उस केस में फिर ये एनालाइज करना पड़ता है कि मेलेफिक इन्फ्लुएंस स्ट्रांगर है या बेनिफिक इन्फ्लुएंस स्ट्रांगर है। वो कैसे देखेंगे? मान लो कि जुपिटर, उच्च का जुपिटर दृष्टि डाल रहा है, एग्जॉल्टेड जुपिटर दृष्टि डाल रहा है, तो उसकी दृष्टि भी बहुत पावरफुल है, तो वो इच्छा देगा मैरिज की। और मेलेफिक दृष्टि जो आ रही है, मान लो नीच के मंगल की आ रही है, तो उसके पास खुद पावर नहीं है, तो यहाँ पे बेनिफिक इन्फ्लुएंस स्ट्रांगर हो गया, मतलब उसकी प्रबल इच्छा है। बट मेलेफिक भी देख रहा है, तो हो सकता है वो ऊपर से ना दिखाए, वो ऊपर ऊपर से बोले कि नहीं करनी, देखा जाएगा, हो जाएगी तो ठीक, ना होगी तो ठीक, लेकिन अंदर से इच्छा उसकी होती है पूरी, क्योंकि बेनिफिक का इन्फ्लुएंस है। अब बात आती है कि होगी कि नहीं होगी। उसके लिए उसका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड देखेंगे हम, क्योंकि शादी वो करवाएगा ना, करने वाला वो है, लग्नेश है, D9 का लग्नेश। तो अगर D9 का लग्नेश पॉजिटिव इन्फ्लुएंस में है, इसमें ना मतलब अकेले नहीं, दोनों को साथ मिला के देखना पड़ेगा, हाउस प्लस लॉर्ड। अगर हाउस बेनिफिक इन्फ्लुएंस में है और लॉर्ड भी बेनिफिक इन्फ्लुएंस में, बेनिफिक में हाउस है तो मतलब उसकी मैरिज की इच्छा है, और लॉर्ड भी बेनिफिक इन्फ्लुएंस में, तो बोल रहा है कि मैं तेरी इच्छा पूरी कर दूंगा, तेरी शादी हो जाएगी। ठीक है। अगर लगन बता रहे कि इच्छा है, बेनिफिक इन्फ्लुएंस है, और जो लॉर्ड है वो मेलेफिक इन्फ्लुएंस में है, वो बोल रहा है कि मैं खुद पीड़ित हूँ, मैं तेरी इच्छा भी पूरी नहीं होने दूंगा, मैं नहीं कराऊंगा शादी, उसकी नहीं हो पाएगी शादी। लेकिन कहीं से थोड़ा बहुत बेनिफिक इन्फ्लुएंस आ जाता है, तो देरी के बाद शादी हो जाएगी, डिले मैरिज हो जाएगी। तो इस तरीके से D9 का जो फर्स्ट हाउस है वो सिर्फ इतनी सारी बातें बता देता है, आपकी मैरिज की इच्छा जल्दी होगी, लेट होगी, होगी कि नहीं होगी। सो D9 चार्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मैरिज। इंडीड। तो मुझे पूछना था का क्या दोनों हो सकता है, मेलेफिक एंड बेनिफिक? हाउस के ऊपर या लॉर्ड के ऊपर? दोनों इधर। हाँ, तो दोनों भी हो सकते हैं और मोस्टली केसेस में यही मिलेगा। तो उसमें फिर मैंने वही बोला कि वो तोलना पड़ेगा कि बेनिफिक का इन्फ्लुएंस ज्यादा स्ट्रांग है या मेलेफिक का है। हाँ, वो एनालाइज करना पड़ेगा। ओके, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो आपने बहुत केसेस देखे होंगे जहाँ पे मेलेफिक भी होगी और बेनिफिक। क्या आपको वो इम्पैक्ट्स नजर आते हैं, जैसे कि डिलेड मैरिज हो रहा है या हो ही नहीं रहा है? यस, बिल्कुल नजर आते हैं। जब ऐसा होता है ना कि मान लो इच्छा तो है आपकी, और जो लग्नेश है वो पीड़ित हो रहा है, D9 का लग्नेश, तो वो अब किस डिग्री पे पीड़ित है, मतलब कितनी इंटेंसिटी है, उसके हिसाब से वो डिले कर देगा चीजों को। मान लो कि एक ही मेलेफिक इन्फ्लुएंस है, तो देश काल पात्र के हिसाब से मान लो जो नॉर्मल मैरिज की एज होती है वो 25 है, और सिर्फ एक ही मेलेफिक इन्फ्लुएंस है, तो हो सकता है कि 3-4 साल डिले कर दे। और मान लो वो राहु केतु एक्सिस में भी आ गया, सन ने उसको एक्लिप्स भी कर दिया, और कहीं से मंगल शनि की दृष्टि भी आ गई, तो 30-40-50 साल में भी शादी हो सकती है। कितना मेलेफिक इन्फ्लुएंस है उस पर डिपेंड करता है। ओके, तो अब शादी होगी तो ये लंबा
और सक्सेसफुल के बारे में आप बता दो। यस, देखिए इसके लिए जो बेसिक है D1 चार्ट में, तो हम वही देखते हैं, सेवेंथ हाउस सेवेंथ लॉर्ड, बट मैंने वही बताया वो लंबा प्रोसेस है, वो 3 असेंडेंट से चेक करना पड़ेगा। बट बेसिक चीज D1 में देख सकते हैं कि जो एक 1-7 एक्सिस होती है, यानी कि फर्स्ट हाउस एंड सेवेंथ हाउस, और हमारी 2-8 एक्सिस, अगर इन एक्सिस पे मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे हुए हैं या फिर मेलेफिक प्लैनेट्स का ज्यादा इन्फ्लुएंस आ रहा है, तो वो जनरली मैरिज की क्वालिटी को डिक्रीज कर देता है, बैड क्वालिटी ऑफ मैरिज होती है। बट अब प्रिसाइज प्रिडिक्शन के लिए हम अगेन D9 के ऊपर आ जाते हैं, वहां पे अच्छे से हम बता सकते हैं। तो D9 में मैरिज की क्वालिटी और सक्सेसफुल और लंबी चले, उसके लिए हम जो D9 चार्ट का सेवेंथ लॉर्ड है उसको देखेंगे। सेवेंथ हाउस को नहीं देखना है इस केस के लिए, सिर्फ सेवेंथ लॉर्ड को देखेंगे। सेवेंथ हाउस में कौन सी राशि पड़ रही है, उसका स्वामी कहाँ बैठा है, मित्र राशि में, शत्रु राशि में, एग्जॉल्टेड है, डेबिलिटेटेड है। तो मेन कंक्लूजन यही निकालेंगे कि अगर उसके ऊपर बेनिफिक इन्फ्लुएंस ज्यादा है और वो अच्छी पोजीशन पे बैठा हुआ है, तो आपकी जो मैरिज है ना वो लंबी चलेगी। और अगर उसके ऊपर मेलेफिक इन्फ्लुएंसेस आ रहे हैं बहुत ज्यादा, तो हो सकता है कि डाइवोर्स हो जाए, या फिर डाइवोर्स नहीं हो रहा है तो आप वैसे ही अलग अलग रहना स्टार्ट कर दो, या फिर डेथ के भी केसेस होते हैं कुछ, उसमें कुछ स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो बेसिकली सेवेंथ लॉर्ड D9 का जो है वो बताएगा कि आपकी मैरिज कितनी लंबी चलेगी। इसके अलावा देखिए, लॉन्ग मैरिज का रीजन सबसे बड़ा कमिटमेंट होती है, कि आप अगर मतलब देखो, प्रॉब्लम हर मैरिज में आती है, लेकिन अगर आपका थॉट प्रोसेस ऐसा है कि मैंने इस इंसान के साथ शादी करी है, तो ये मेरा धर्म है और अब मैं आजीवन इस धर्म को निभाऊंगी, तो उसके लिए आपका 9th हाउस स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप कितना धर्म का पालन करने वाले हो। और इसमें भी स्पेशली D9 चार्ट का ही 9th हाउस देखेंगे, क्योंकि मैरिज का धर्म देख रहे हैं हम। तो अगर किसी इंसान का D9 का 9th हाउस स्ट्रांग है, बेनिफिक इन्फ्लुएंस में है, तो वो इंसान जो है ना वो अपनी मैरिज को आगे तक लेके चलेगा, भले ही उसकी मैरिज में कितनी भी प्रॉब्लम आए, वो छोड़ेगा नहीं अपने पार्टनर को। और वहीं अगर मेलेफिक इन्फ्लुएंस आ जाता है, तो वो इंसान अपनी शादी का जो धर्म है अच्छे से निभाएगा नहीं, और उसकी मैरिज बीच में टूट भी सकती है। गॉट इट। अब कभी कभी शादी के बाद प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, जैसे कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स या फाइट, और समटाइम्स एक्सटेंडेड फैमिली की वजह से हो सकती है, समटाइम्स हस्बैंड, लड़की नई नई शादी करके आई है तो वो भी थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकते हैं। अरेंज मैरिज की बात हो रही है, लव मैरिज की भी बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि समटाइम्स शादी के बाद एवरीथिंग चेंजेस समटाइम्स। तो एस्ट्रोलॉजी में ऐसे केसेस को कैसे समझा जाता है? कुंडली में किस तरह की संकेत मिलते हैं जब मैरिड लाइफ डिस्टर्ब्ड होती है, या जब मैरिड लाइफ डिस्टर्ब्ड हो? यस, तो अब बेसिकली यहाँ पे क्वालिटी ऑफ मैरिज की बात हो रही है, कि आपकी मैरिज की क्वालिटी कैसी है, तो उसके लिए सेवेंथ हाउस को देखेंगे। मैरिज चलेगी नहीं चलेगी वो सेवेंथ लॉर्ड बता रहा था, लेकिन क्वालिटी ऑफ मैरिज सेवेंथ हाउस दिखाएगा। तो सेवेंथ हाउस में अगर बेनिफिक बैठ जाए, जुपिटर, वीनस, मर्करी, मून, ये बैठ जाते हैं, तो आपकी जो मैरिज की क्वालिटी है वो अच्छी रहती है। या फिर बेनिफिक्स अगर इन्फ्लुएंस कर दे, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई प्लैनेट बैठा ही नहीं है, कोई देख भी नहीं रहा है, तो भी वो अच्छा केस होता है, कि कोई एक्सटर्नल फैक्टर ऐसा इतना स्ट्रांग है नहीं जो आपकी क्वालिटी ऑफ मैरिज को खराब कर सके। करोगे तो आप खुद ही करोगे। तो ऐसा होता है, सेवेंथ हाउस की कंडीशन जितनी अच्छी होगी, D9 चार्ट की मैं बात कर रही हूँ, उतना आपकी जो क्वालिटी ऑफ मैरिज है ना वो अच्छी रहेगी। अब आपने कुछ स्पेसिफिक चीजें भी बोली थी, कि मतलब एक्सटेंडेड फैमिली या मतलब क्लोज फैमिली की वजह से भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो उससे एक कॉम्बिनेशन माइंड में आया, कि जैसे D1 चार्ट में ही देख लेते हैं, अगर मून होता है ना सेवेंथ हाउस में, और एफ्लिक्शन कहीं ना कहीं से आ जाए, तो मैरिज में मदर की वजह से प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। लड़के का चार्ट है तो लड़के की मदर की वजह से, और लड़की का चार्ट है तो लड़की की मदर की वजह से। और लड़के के चार्ट में अगर वीनस फोर्थ हाउस में होता है और कहीं से अफ्लिक्शन आ जाए थोड़ा बहुत, तो लड़के की माँ और उसकी वाइफ के बीच में नहीं बनती है। तो ये कुछ ऐसा स्पेसिफिक कॉम्बिनेशंस होते हैं। और
एक पोजीशन होती है D1 में ही देखी जाती है ये भी कि जो हमारा 7th लॉर्ड होता है अगर वो 3rd हाउस में चला जाता है और उस पे अफ्लिक्शन आ जाती है तो आपका जो छोटा भाई होता है, और अगर उसकी बात करें अपोजिट जेंडर की बात करें तो या छोटी बहन होती है, उसकी वजह से आपकी मैरिज में प्रॉब्लम आ जाती है और अफेयर के भी योग बनते हैं, तो हो सकता है कि वो आपको छोड़ के कि आपके छोटे भाई आपकी छोटी बहन से शादी कर ले। वो 3rd हाउस के साथ कनेक्शन बनता है उसके लिए। एफ्लिक्शन हो तो ये D1 में ही देखते हैं। तो वाओ। और कुछ मुझे नक्षत्र पे भी डिपेंड करता है। जैसे अभी मुझे जो याद आ रहा है, जैसे अगर किसी लड़की का ज्येष्ठा नक्षत्र है, उसका जन्म नक्षत्र चंद्रमा जिसमें होता है, तो उस लड़की की जिस घर में शादी होती है, तो ज्येष्ठा जैसे हम हिंदी में जेठ बोलते हैं ना, जो हस्बैंड का बड़ा भाई होता है जेठ। तो अगर किसी लड़की का ज्येष्ठा नक्षत्र है तो उसकी शादी के बाद उसकी जेठ की लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। और ऐसे एक दो नक्षत्र थे, आई कैन नॉट रिकॉल राइट नाउ, बट ये मेरे माइंड में आया तो मैंने बता दिया। नो नो, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो आप बोल रहे हैं कि अदर देन मिसअंडरस्टैंडिंग्स ये सब D1 चार्ट से हमको पता चल सकता है। और ये एक्यूरेसी कितनी होगी? जैसे कि आपने कभी एक्सपीरियंस किया है जहां पे किसी की कुंडली देख के आपने देखा कि किसी का घर में प्रॉब्लम हो रहा है बिकॉज ये शादी हुई है, या यू नो एक दूसरे का कनेक्शन थोड़ा ट्विस्टेड है। ये मून वीनस वाला तो काफी देखा है। मून 7th हाउस में होता है ना, तो मदर की वजह से प्रॉब्लम आती है, ये काफी एक्यूरेट है। और लड़के की कुंडली में वीनस 4th हाउस में होता है और एफ्लिक्शन है, तो वो भी काफी एक्यूरेट है ये कि उसकी मदर और उसकी वाइफ के बीच में नहीं बनती है तो भी मैरिज में प्रॉब्लम आती है। तो और 7th हाउस तो क्वालिटी ऑफ मैरिज के लिए है ही, वो तो मतलब 100% एक्यूरेसी हर जगह अप्लाई होगा। अगर बेनिफिक इन्फ्लुएंस है तो अच्छी है क्वालिटी ऑफ मैरिज। अगर मेलेफिक्स देख रहे हैं तो आपकी क्वालिटी ऑफ मैरिज है वो डिक्रीज हो जाएगी। उसमें भी है कि हर प्लैनेट ना अपना अलग फ्लेवर देगा। मान लो केतु इफेक्ट कर रहा है 7th हाउस को, तो वो प्रॉब्लम इस तरीके से क्रिएट करेगा। सेपरेशन का प्लैनेट है, तो हो सकता है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों अलग सिटीज में जॉब कर रहे हैं, मिल नहीं पा रहे हैं आपस में, या फिर साथ रहते हैं तो दोनों इतना डिटैच्ड हैं, दे आर स्लीपिंग इन डिफरेंट रूम्स। केतु ऐसा कर सकता है। और यहाँ पे सन है तो ईगो क्लैशेस करवा देता है, और इन लॉज से इज्जत नहीं मिलती, ये भी होता है D9 के 7th हाउस में सन हो तो। अगर शनि आ जाता है, शनि अगर और एफ्लिक्शन ना हो तो मोर सोवर ठीक रहता है D9 के 7th हाउस में, बट रिश्तों में एक ना कोल्डनेस रहती है। जैसा कि शादी के 20 साल बाद रिश्ता होता है ना, कि थोड़ा सा कोल्डनेस, अब इतनी अटैचमेंट नहीं है, दोनों मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख रहे हैं, तो स्टार्टिंग से उनका रिश्ता थोड़ा वैसा रहता है। थोड़ा कोल्डनेस वहां पे रहती है, तो हर प्लैनेट यहाँ पे अपना अलग फ्लेवर डाल देगा। लेकिन उसको ऐसा कंक्लूड करने के लिए बोल सकते हैं कि मेलेफिक है तो क्वालिटी ऑफ लाइफ डिक्रीज हो जाएगी, और 7th हाउस को बेनिफिक इन्फ्लुएंस करें तो अच्छी रहेगी। अच्छा, रेमेडीज के बारे में बात करते हैं। क्या ये चीजें के लिए रेमेडीज होती है? रेमेडी इतना काम नहीं करती, और ना इन चीजों से एक्चुअली वैसे बचा जा सकता है। और ये इतना ज्यादा इफेक्ट तब तक नहीं करती है जब तक मतलब इंसान की खुद की बुद्धि भ्रष्ट ना हो, कि वो सुनना ही नहीं चाहता है, कि वो उसको एस्ट्रोलॉजर के पास ले जाओ, किसी मतलब साइकोलॉजिस्ट काउंसलिंग कहीं भी ले जाओ, पर उस इंसान का नेचर ऐसा है कि वो सुनता ही नहीं है किसी की, उसका कोई भला नहीं कर सकता। तो इसके लिए थोड़ा सा एक्सेप्टेंस जरूरी है कि हो सकता है कि आपकी चार्ट में प्रॉब्लम हो, स्पाउस तो बहुत ठीक है, तो उसके लिए एक्सेप्टेंस जरूरी है पहले तो। और प्रिडिक्शन जो कंसल्टेशन होती है ना, वो अपने आप में ही एक रेमेडी का काम करती है, क्योंकि आपको पता चल गया है कि आगे क्या होने वाला है। तो उसके लिए थोड़ा अवेयर रहो, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करो। अगर दोनों धर्म से चलते हैं तो मैनेज हो जाता है, अगर बहुत ज्यादा एफ्लिक्शन नहीं है तो। बाकी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सबको करना चाहिए, वो कोई भी प्रॉब्लम हो लाइफ में, नॉट जस्ट मैरिज, हर किसी प्रॉब्लम के लिए वो काफी इफेक्टिव है, काम करता है। ओके, थैंक यू फॉर दैट। मैंने बहुत बार सुना है कि ये रेमेडी करो, वो रेमेडी करो, बट इट्स गुड टू नो कि शायद माइंडसेट चेंज करने की या जरूरत है और हम पाठ भी कर सकते बिल्कुल। हैं। अच्छा, एक और सवाल है। हम्म। जब हम मैरिज की बात करें तो आजकल न्यूज में राजा रघुवंशी की केस बहुत चल या रही है, ठीक है? तो मेरे माइंड में ये सवाल आया कि हाँ, क्यों ऐसा स्टेप क्यों ले, लोग क्यों लेते हैं?
क्योंकि वो तो डिवोर्स ले सकती थी। यस। तो उसमें ऐसा व्हाई, व्हाट इज इट कि योर माइंड इज सो ब्लॉक्ड कि आपने वो कदम उठाया? देखो, इसका ना मैरिज से रिलेशन नहीं है, तो इंडिविजुअल की जो पर्सनालिटी है ना, उस पे डिपेंड करता है। उसका लगन कैसा है, लग्नेश कैसा है, चंद्रमा कैसा है उसका। अगर ये उसका लगन, लग्नेश, चंद्रमा, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा पीड़ित है और यहाँ पे बहुत ज्यादा मेलेफिक इन्फ्लुएंस है, मार्स बहुत ज्यादा, मार्स और राहु चलो कह लेते हैं, ये अंगारक योग बन जाता है जैसे, तो ऐसा इंसान लाइफ में बहुत वायलेंट एक्टिविटीज कर सकता है। तो इसीलिए ये मैचिंग में मतलब हॉरोस्कोप मैचिंग में भी ये चीज काम आती है कि इंडिविजुअल की जो खुद की पर्सनालिटी है ना, वो भी देखनी चाहिए कि ये इंसान बहुत हिंसक प्रवृत्ति का तो नहीं है, ये प्रेशर के अंडर गलत स्टेप्स तो नहीं ले सकता। तो उसके लिए उसका मून, असेंडेंट, असेंडेंट लॉर्ड, ये चीजें एनालाइज करनी पड़ती है। ओके, ये तो समझ आया कि ऐसे हो सकता है, लेकिन इतना, ओके, तो शायद वो लोग तो कुंडली दिखाया होगा ना, या शायद वो मिस कर गए होंगे, क्योंकि ये सब अगर कुंडली में है तो वाज इट ऑल ऑफ अ सडन कि उसने डिसाइड किया, अगर ना हो कुंडली में तो? सडन भी हो सकता है। सडननेस जो इवेंट्स होती है ना, वो राहु दे देता है। वही मैंने बोला ना कि अगर राहु और मार्स जो है, और उसके ऊपर से शनि सूर्य बच गया, कहीं से एक्लिप्स कर दे इनको, मान लो मंगल को एक्लिप्स कर दिया, राहु भी साथ में, मतलब हैवी एफ्लिक्शन चाहिए इसके लिए, क्योंकि इसको करने के लिए एक तो करेज बहुत चाहिए। तो थर्ड हाउस बहुत स्ट्रांग मिलेगा, वहां मेलेफिक्स मिलेंगे। और चंद्रमा पीड़ित मिलेगा। चंद्रमा हो सकता है एट्थ हाउस में हो, या फिर कई बार एग्जॉल्टेड मून भी ऐसी टेंडेंसी दे देता है। ऐसा इंसान किसी की सुनता नहीं है, वो सोचता है कि मुझे सब कुछ पता है। तो अगर राहु इन्वॉल्व है तो सडन भी हो सकता है कि वो गई है सडनली, किसी बात पे लड़ाई होगी और उसने सडनली प्लान कर दिया कि ऐसा कर देना चाहिए, ये भी हो सकता है। और प्री प्लान भी हो सकता है कुछ भी। अब मैंने कुंडली देखी नहीं है तो कांट से, बट सडन भी होता है इफ राहु इज इन्वॉल्व। गॉट इट। ये बहुत इंटरेस्टिंग था मेरे लिए कि लोग डिवोर्स ले सकते हैं, इतना नहीं करना चाहिए था, लेकिन अगर उसका माइंड ही पूरा, एग्जैक्टली, उसका माइंड ही शी काम इज नहीं नॉट कर रहा है। सेइंग एट दैट मोमेंट। हम्म। अंडरस्टूड। जब हम डिवोर्स की बात करें, आजकल डिवोर्स का ट्रेंड भी बढ़ गया है, बढ़ रहा है हम्म। या बढ़ गया है। तो एस्ट्रोलॉजी के थ्रू कैसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसी की या शादी में अलग होने का रिस्क है? क्या ये सेवेंथ हाउस पे ही पता चल सकता है? सेवेंथ लॉर्ड, D9 चार्ट की ही बात करें हम, सेवेंथ लॉर्ड बताएगा कि सेपरेशन होगा कि नहीं होगा इनका। तो एक तो क्लियर कट इंडिकेशन होता है अगर सेवेंथ लॉर्ड का कनेक्शन 6, 8, 12 हाउसेस से बन जाता है, और एक रिफ्लेक्शन कहीं और से भी आ जाए, तो डिवोर्स जनरली हो जाता है। और सेवेंथ लॉर्ड पीड़ित है तो भी हो जाता है। और इसमें नाइन्थ हाउस का भी रोल देखेंगे, वही मैंने जो धर्म वाली बात करी थी कि अगर वो निभाना ही नहीं चाहता है तो उस इंसान के लिए बहुत इजी है ये स्टेप लेना। तो ऐसे डाइवोर्स का भी पता चल जाता है। अच्छा, मैंने सुना है आजकल शादी के बाद कपल्स जो होते हैं अक्सर एक दूसरे से बोर हो जाते हैं, और रिलेशनशिप जो होती है उसमें वो स्पार्क जो होता है खत्म हो जाता है। आपके अनुभव से या आपके अनुभव में ऐसे क्यों होता है? देखो, थोड़ा बहुत सबके में ही खत्म हो जाता है स्पार्क, रहता तो किसी के में नहीं है हमेशा, बट कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं। मान लो कि D1 चार्ट में जो हम एक लव मैरिज का कॉम्बिनेशन देखते हैं, 5 और 7th हाउस का कनेक्शन जो होता है, लव मैरिज का बहुत फेमस और प्रोमिनेंट कॉम्बिनेशन है ये। मान लो वो D1 में है और वो D7 में जाके वो कनेक्शन नहीं बन रहा है, एक तो हो सकता है कि ऑल टुगेदर बन ही नहीं रहा, वो प्लैनेट आपस में कहीं से देख भी नहीं रहे एक दूसरे की तरफ। या फिर अगर कनेक्शन है तो बहुत ज्यादा मेलेफिक इन्फ्लुएंस है उसके ऊपर। या फिर एक तरफा कनेक्शन है, मान लो D1 चार्ट में जुपिटर वीनस है आपके, कनेक्शन बन रहे हैं। अ, हाँ, बन जुपिटर वीनस बन जाएगा। बट D9 में जाके ऐसा हो रहा है खाली जुपिटर ही वीनस को दृष्ट कर रहा है, वीनस नहीं कर रहा है, तो एक तरफा कनेक्शन हो गया। तो ऐसे केस में होता है कि इनका शादी से पहले बहुत प्यार प्रेम था आपस में, रिलेशनशिप इनका अच्छा चला, लेकिन शादी होते ही लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए, क्योंकि जो कनेक्शन D1 में था वो D9 में जाके गायब हो चुका है या फिर रिफ्लेक्ट हो गया है।
तो ये D1 और D9 का हम देखते हैं। बाकी इसके अलावा D9 का फोर्थ हाउस जरूर देखना चाहिए, क्योंकि फोर्थ हाउस सुख का होता है, और D9 का फोर्थ हाउस देख रहे हैं तो मैरिज का सुख वो कैसा है आपकी लाइफ में, तो वो तो थ्रू आउट सेम ही रहेगा। उससे ऑल्दो स्पार्क का कोई कनेक्शन नहीं है, बट सुख उससे देखना चाहिए। फोर्थ हाउस में अगर मेलेफिक्स है, मेलेफिक इन्फ्लुएंस है, तो मतलब मान लो मंगल है जैसे, तो लड़ाई झगड़े बहुत होंगे। केतु है तो आप थोड़ा डिटैच्ड हो अपने घर से, आप बाहर ज्यादा घूमते हो, तो सुख नहीं है। और बेनिफिक्स बैठे हैं तो आपका घर में रहने का मन करेगा, स्पाउस के साथ टाइम स्पेंड करने का मन करेगा। तो आई गेस उनका फोर्थ हाउस अच्छा नहीं है। एक वो स्टेटमेंट बीच में किसी ने दिया था ना, ये व्हाट डू यू डू एट होम्स ऑन संडे, कितनी देर तक वाइफ को स्टेयर कर सकते हो। कि मैं चाहूँ तो संडे को भी काम करा, वो लगता है उनका फोर्थ हाउस अच्छा नहीं है। Good way of putting it and very interesting again as well. अच्छा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या ट्रस्ट इश्यूज इसकी वजह से बिगड़ जाते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी में कैसे पता चलता है कि किसी रिलेशनशिप में ऐसे चैलेंजेस आ सकते हैं? अगेन मुझे लग रहा है यहाँ पे सेवेंथ हाउस इज अ बिग कैटलिस्ट। मैरिज की बात करते हैं तो सेवेंथ हाउस आ ही जाता है वहां पे, किसी ना किसी तरीके से, या तो सेवेंथ हाउस या सेवेंथ लॉर्ड। और अफेयर्स का, स्पेशली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, उसमें पहले D1 की बात कर लेते हैं। D1 में ऐसा देख सकते हैं कि अगर सेवेंथ हाउस का कनेक्शन 11th हाउस से बन जाता है, मान लो सेवेंथ लॉर्ड 11th में चला गया, या 11th सेवेंथ में आ गया, साथ में बैठ गई, कैसे भी कनेक्शन बन रहा है, तो सेवेंथ हाउस मैरिज का होता है, 11th हाउस गेम्स का होता है, तो स्पाउस का गेन हो रहा है, मोर देन वन स्पाउस, या अफेयर हो सकता है। तो 11th हाउस अफेयर के लिए 11th हाउस देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसका कोई कनेक्शन मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा 11th हाउस का कनेक्शन अगर हाँ फोर्थ हाउस से बन जाता है तो भी अफेयर के चांसेस बनते हैं, क्योंकि फोर्थ हाउस सुख का हो रहा है, 11th हाउस वृद्धि कर रहा है, तो आपके सुख के जो सोर्सेज है वो बढ़ रहे हैं, तो अफेयर के चांसेस बनते हैं। और सेकंड और सेवेंथ हाउस का कनेक्शन जब बनता है तो वो भी कई बार अफेयर को इंडिकेट करता है, क्योंकि वो सेवन्थ से एट्थ पोजीशन पर है, तो वो भी अफेयर के चांसेस बनाता है। और इसके अलावा हम D9 में भी देख सकते हैं। अब अफेयर करना तो एक कलेक्टिव टर्म होगी, अब अफेयर के पीछे रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं। या तो एक ये है कि आपकी डिजायर बहुत ज्यादा है, स्पेसिफिकली सेक्सुअल डिजायर आपकी ज्यादा है, तो आप अपनी मैरिज से बाहर किसी और को ढूंढ रहे हो, तो उसके लिए मार्स वीनस का कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन D1 में इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता, लोग जनरली मार्स वीनस को साथ में देखते बहुत सारी चीजें बोल देते हैं, बट वो अगर D9 में बन रहा है तो वो बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है, तो ऐसे इंसान की जो सेक्सुअल डिजायर है वो बहुत ज्यादा होती है, मार्स वीनस का कनेक्शन अगर होता है तो ऐसे इंसान के अंदर टेंडेंसी होती है अफेयर करने की। फिर इसके अलावा D9 में अगर कहीं भी वीनस केतु का बन जाता है कॉम्बिनेशन, तो भी अफेयर के चांसेस बन जाते हैं। एंड एक और है, क्लासिकल का ही रूल है ये, सेवेंथ लॉर्ड का कनेक्शन अगर सेवेंथ हाउस, सेवेंथ लॉर्ड या फिर वीनस, इनका कनेक्शन अगर सिक्स्थ हाउस से बन जाता है इन D9 चार्ट, तो वो भी अफेयर्स दे देता है। तो ऐसे कॉम्बिनेशंस बहुत सारे हैं, बट अभी मुझे जितने याद है टोल्ड यू, बट ये दीज आर प्रिटी एक्यूरेट, ये लगते हैं चार्ट्स में। राइट। तो आपने कभी किसी क्लाइंट को मिले हो जहां पे आपको पता चल गया हो कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रही है और आपने उनको बोन भी कर दिया हो? समटाइम्स इट्स वेरी डिफिकल्ट जब आप क्लाइंट को मिल रहे हो, उसको बताना पड़ रहा है कि ऐसे है, क्योंकि वो लोग सुनना भी नहीं चाहते। माइंड इज सो ब्लॉक्ड, दे आर सो इन लव विद द पर्सन। तो आप ऐसी सिचुएशन कैसे, एस्ट्रोलॉजर्स कैसे हैंडल कर? डायरेक्टली नहीं बोल सकते, दिस इज अगेंस्ट द एथिक्स ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर, आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते, आप थोड़ा हिंट दे सकते हो। ऐसा स्पेशली इन केसेस लाइक अफेयर्स या डाइवोर्स या चाइल्ड बर्थ के कुछ सेंसिटिव केसेस होते हैं, किसी की डेथ की बात है, तो इन केसेस में ना डायरेक्टली बोलते नहीं है हम लोग, थोड़ा ऐसा हिंट दे देते हैं, तो वो एक बोलने का तरीका होता है उस टाइम पे, एंड एक्चुअली इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कन्वे। डू दे अंडरस्टैंड इट? या मोस्ट पीपल डू।
बट कुछ लोग नहीं भी मानते हैं, बट कुछ ही होते हैं ऐसे लोग, मोस्टली लोग समझ जाते हैं। अच्छा, ये थोड़ा अलग सा सवाल है। कुछ लोगों को तो ये भी लगता है कि शादी में हमेशा चैलेंजेस आते हैं, उसकी शादी में ना भी हो तो भी चैलेंजेस है। तो वो उसके माइंडसेट को शिफ्ट नहीं कर पाते। लेकिन एस्ट्रोलॉजी से हम किसी को जैसे कि बोलते हैं ना, मन को शांति दे कि कुछ नहीं चल रहा है, चैलेंजेस नहीं है, आप लाइफ को पॉजिटिवली देखो, ये सब हम कर सकते हैं। एक तो आपने जो बोला कि एक तो मतलब चैलेंजेस है, नॉर्मली वो हम डिस्कस कर चुके हैं। एक होता है कि चैलेंजेस नहीं है, लेकिन इंसान के दिमाग में ऐसा रहता है कि मेरे ऊपर बहुत प्रॉब्लम्स है ऐसा। तो वो जनरली तब होता है जब D1 में एक तो फिफ्थ सेवेंथ हाउस का कनेक्शन होता है ना, जो ऑल्दो लव मैरिज का एक कॉम्बिनेशन है, लेकिन वो जब कॉम्बिनेशन होता है ना, आप ऐसे कपल्स को देखना, उस इंसान को ना अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है कि ये मेरे हिसाब से चले, इसको ये भी करना है वो भी करना है। तो जब आपकी एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा होती है और पार्टनर फुलफिल नहीं कर पाता, हालांकि वो कुछ गलत ना कर रहा हो, लेकिन आपको लगेगा कि बहुत प्रॉब्लम्स है मेरी लाइफ में। तो एक 5-7 का कनेक्शन ऐसी टेंडेंसी देता है एक। दूसरा, जब किसी का अगर पूर्णिमा का बर्थ होता है, मून और सन सामने आमने सामने होते हैं अपोजिट हाउसेस में, तो ऐसे इंसान की भी अपने पार्टनर से ना बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है कि ऐसा होगा वैसा होगा ये करेगा। तो वो मतलब अपने माइंड में ही क्रिएट कर लेते हैं प्रॉब्लम्स, एक्चुअल में इतनी होती नहीं। अमावस और पूर्णिमा का बर्थ, मून और सन आमने सामने और साथ में एक हाउस में, तो ये मैरिज के लिए प्रॉब्लमैटिक होता है एक्चुअली में। बट एस्ट्रोलॉजी से कैसे ठीक कर सकते हैं, वही है कि एक कॉन्शियस थिंकिंग डेवलप करनी पड़ेगी। वो तो एक, वो बेसिकली उनके माइंडसेट का ज्यादा क्वेश्चन है रादर देन मैरिज, क्योंकि वो खुद क्रिएट कर रहे हैं प्रॉब्लम्स, एक्चुअली में होती नहीं है। हाँ, करेक्ट। लेकिन हम कोई आता है, अगर आपको लगता है सब ठीक है एस्ट्रोलॉजिकली, तो आप बोल सकते हो ना कि मुझे तो एस्ट्रोलॉजी पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है आपकी चार्ट में। यस, हाँ, ये चीज तो क्लियरली बोल सकते हैं, और बोलती भी हूँ मैं कि देखो आपकी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी ज्यादा है, योर पार्टनर इज ओके, तो आपको थोड़ा उनको स्पेस देना चाहिए। लेट देम ग्रो इन देयर ओन वे, जो चीज वो करना चाहते हैं उन्हें करने दो, एटलीस्ट कुछ गलत तो नहीं कर रहे, और वो मुझे चार्ट से दिख रहा है। तो थोड़ा सा स्पेस दो अपने पार्टनर को। तो ये चीजें तो बतानी पड़ती है, डूज एंड डोंट, क्योंकि इसी से उनकी फिर मैरिज सुधर सकती है। नहीं, वेरी ट्रू। अच्छा, आज मैंने ये भी सुना है कि लोग 2-3 शादी करके बैठ रहे हैं और पहले पत्नी को नहीं पता कि पति ने दूसरी शादी कर ली वगैरह, एंड देन दे कीप गोइंग अराउंड। मुझे आई हर्ड अबाउट दिस केस जहाँ पे किसी ने 2 शादी की थी और 4-4 बच्चे भी थे। तो ये एस्ट्रोलॉजी से आई डोंट नो उसने कितने साल छुपाया था, लेकिन ये एस्ट्रोलॉजी में कैसे पहचान सकते हैं हम? अ, एक तो होता है कि मल्टीपल मैरिजेस के कॉम्बिनेशंस, वो चीज अलग है। एक वो है कि वो चीज या तो लाइमलाइट में आ गई या वो छुपी रही बहुत टाइम तक, तो वो एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर आ जाता है। तो ये जो छुपने वाला काम होता है ना, ये जनरली तब आ जाता है कि मल्टीपल मैरिज के कॉम्बिनेशन तो बन रहे हैं, अफेयर के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, लेकिन शनि वीनस को एस्पेक्ट कर ले उस केस में, तो शनि जो है वो खुलेआम करने नहीं देगा, वो आपको चोरी छुपे चीजें वहां पे करनी पड़ेगी। लेकिन फिर वो दशा बताती है कि वो कब चीज पता लगेगी या नहीं पता चलेगी। बट ये जो छुपने वाला काम होता है ना, कि आप खुलेआम नहीं कर पा रहे हो, ये जब सैटर्न का एस्पेक्ट आ जाता है आपके मल्टीपल मैरिज के कॉम्बिनेशन पे, तो तब ऐसा होता है। राहु अगर आ जाता है, तो राहु तो जल्दी लाइमलाइट में ले आता है। केतु भी हिडन रख सकता है कुछ टाइम के लिए। तो ये तो वो बता रही हूँ मैं कि कब हिडन रह सकता है और कब लाइमलाइट में आ सकता है। अब जो मल्टीपल मैरिज के कॉम्बिनेशंस बनते हैं, काफी सारे हैं ये भी। D1 में सबसे सिंपल देखने का तरीका ये होता है कि अगर सेवेंथ हाउस में 3 या 4 मेलेफिक्स आ जाएं, तो वो दो शादी के योग वहां पे बन जाते हैं। 3 से 4 मेलेफिक अगर आ गए, और सेम एक कॉम्बिनेशन इसमें जो मैंने अफेयर के टाइम पे बताया था, सेवेंथ और 11th हाउस का कॉम्बिनेशन जो है वो गेन ऑफ स्पाउस होता है, तो मोर देन वन मैरिज वो भी शो कर देता है। इसके अलावा एक ऐसा
कॉम्बिनेशन ही एक प्लेसमेंट है वीनस की, और वो मोस्टली मतलब कह सकते हैं 90% जो मल्टीपल मैरिजेस के चार्ट होते हैं ना उनमें मिलता ही मिलता है। वो होता है कि वीनस या फिर सेवेंथ लॉर्ड अगर वो ड्यूअल साइन में बैठे, ड्यूअल साइंस होते हैं जेमिनाई, वर्गो, सैजिटेरियस और पाइसिस। अगर वीनस या फिर सेवेंथ लॉर्ड, ये D1 में भी चेक करो या D9 में भी चेक करो, अगर वो ड्यूअल साइन में बैठा है तो वो मल्टीपल मैरिज का योग बना रहा है वहां पे। और अगर D1 D9 दोनों में है तो फिर तो पक्का होती है, वो कंफर्म कर रहा है उस चीज को। तो अलोन वीनस की प्लेसमेंट बता देती है। और उपचय हाउसेज में भी वीनस या सेवंथ लॉर्ड होता है तो मल्टीपल मैरिज दे देता है। बट ये उपचय हाउसेज वाला कंसेप्ट जो है ये D9 में ज्यादा लगता है। उपचय हाउसेज मतलब थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस, 10th एंड 11th। यहाँ पे वीनस या सेवंथ लॉर्ड हो तो ये भी मल्टीपल मैरिजेस दे देता है। बाकी क्लासिकल्स में तो कुछ पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऐसे भी हैं कि 3 बीवियां, 4 बीवियां, तो वो बहुत सारे हैं वहां पे। वाओ। बट आई टोल्ड प्रैक्टिकल वंस जो कि लगते हैं चार्ट में। हाँ हाँ, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे ये सवाल मुझे माइंड में अभी आया क्योंकि मैं एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के बारे में पूरे पुराने जो एक्टर्स एक्ट्रेसेस है वो लोगों ने शायद सम ऑफ दम एक दो शादियां की है। सो सो इट वाज जस्ट अ क्वेश्चन दैट केम टू माइंड टू मी। ये शायद मेरा आखिरी सवाल होगा कि एज एन एस्ट्रोलॉजर आपके पास शायद इसके लिए आंसर हो ना हो, लेकिन आपके पास कुछ प्रैक्टिकल टिप्स है जो सब फॉलो कर सकते हैं फ्रॉम एन एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, या जनरली जो लोग लॉन्ग लास्टिंग और हैप्पी मैरिज चाहते हैं उसके लिए, या जो लोग स्ट्रगल भी कर रहे हैं उसके लिए? आपने तो बोल दिया इट्स अबाउट माइंडसेट, लेकिन और कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? आई गेस मैं सेम ही चीज रिपीट करने वाली हूँ अगेन। आई डोंट थिंक कि ऐसी कोई रेमेडीज है कि अगर बहुत आपके चार्ट में हैवी एफ्लिक्शन और आपका माइंडसेट भी ऐसा है कि आप थोड़ी सी माइनर इनकन्वीनियंस लाइफ में आई नहीं कि आप अपने हथियार नीचे डाल देते हो कि मुझसे नहीं हो पाएगा, तो फिर कोई रेमेडी या कोई इंसान आपको सेव नहीं कर सकता उस केस में। तो सारा माइंडसेट का और इंसान के मोरल्स का ही गेम है कि आपके मोरल्स कितने स्ट्रांग है, आप नेगेटिव सिचुएशंस में कैसे सरवाइव कर रहे हो। तो आई गेस उसी पे डिपेंड करता है। आई डोंट थिंक सो कोई और रेमेडी काम करती है। बट जैसे मांगलिक वगैरह होता है कुछ, तो उस केसेस में रेमेडीज कर लेनी चाहिए और कुंडली मिलान, ग्रह मिलान कर लेना चाहिए। तो वो चीजें बिफोर मैरिज आप कर सकते हो जिससे कि आगे आने वाली प्रॉब्लम्स जो है वो थोड़ी सी टल जाए। वो चीजें प्रैक्टिकल है, वो करी जा सकती है। बट इसके अलावा तो वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। नहीं, बात सही कही आपने। अंजलि जी, आई वांट टू थैंक यू पहले तो कि आपने टाइम लिया आने के लिए। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, होपफुली हमारा नेक्स्ट पॉडकास्ट भी होगा। वी होपफुली विल लुक इट सून, लेकिन इट्स बीन फैंटास्टिक। ओवरऑल मैरिज के लिए सेवेंथ हाउस तो डेफिनेटली, सेवेंथ हाउस और सेवेंथ लॉर्ड मैटर करते हैं इन बोथ चार्ट्स। यस। ओके, और D9 तो मास्टर चार्ट है ही मैरिज के लिए। exactly. So thank you so much. And I'm so happy to have met you and done this podcast with you today. Yeah, you're most welcome and thank you for inviting me. It was a pleasure talking to you. Thank you. Thank you.